अस्सलामुअलैकुम साथियों, फिर हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में सी टेट और यूपी टेट पर एक वीडियो लेकर। इसमें हम आपको उर्दू भाषा के सेक्शन ग्रामर के बारे में बात करेंगे, जिसमें इस्म, ज़मीर, फ़ेल और सिफ़त के बारे में बताएंगे। इसको मैंने हिंदी में भी बता दिया है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। कि बहुत से साथी हैं किताब उन्होंने मार्केट से ली हैं, लेकिन वो आपस में उनको मिलाकर नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो सोचा कि ना हो कुछ इस तरीके से आपको बताया जाए जो आपके जहन में अच्छी तरह से बस जाए और आने वाले इम्तहानात में आपके जो सवालात हैं वो सब सही हो जाएं। तो आज हम उर्दू ग्रामर का ये लगभग 8वां वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ये वीडियो सिर्फ सी टेट या यूपी टेट के लिए ही नहीं है। ये वीडियो जितने भी अदर स्टेट में टेट के इम्तहानात होते हैं उन सब का मैंने पेपर देखा है और उसके बाद सभी में देखा है, तो उसमें यही निकल कर आता है कि 15 सवाल जो आपके हैं वो ग्रामर से ही ज़्यादातर आते हैं। और जो 15 सवालात आपके बचते हैं उसमें आपका लिटरेचर होता है और आपका टीचिंग एप्टीट्यूड भी उसमें शामिल हो जाता है और आपके इक़्तिबास भी उसमें शामिल हो जाते हैं। ज़्यादातर राज्यों में देखा है, उनके पेपरों को देखा है, कहीं भी इक़्तिबास नहीं पूछा जाता है। लेकिन अभी यूपी टेट में देखा है तो एक पेपर मुझे मिला था, उसमें देखा इक़्तिबास पूछा गया है। तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि आपका इक़्तिबास नहीं आएगा, मैंने इक़्तिबास पर भी कई वीडियो अपलोड कर दिए हैं। तो जो साथी ये मेरा पहली बार वीडियो देख रहे हैं, शायद उनको ये मालूम नहीं होगा कि अब तक लगभग 15 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं सी टेट और यूपी टेट पे। कुछ इसमें सॉल्व पेपर भी करवाए गए हैं। तो आप बाकी उर्दू चैनल पे क्लिक करके वीडियो की लिस्ट में जा सकते हैं और सभी वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि बार बार कमेंट में आप लिख रहे हैं कि और वीडियो बनाए जाएं। तो शायद कुछ साथियों को एक ही वीडियो मिला है जिसकी वजह से लिखा। कुछ साथी ने ये भी कहा है कि आप अधिक से अधिक, तो जैसे ही वक्त मुझे मिलता है मैं आपके लिए वीडियो तैयार करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई ख़ास मौजू आपके हिसाब से आपके मुताबिक हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जिस पे आपकी तैयारी कमज़ोर है तो उस पर ज़्यादा अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। बाकी आइए देखते हैं कि कवायद में जो होता है, तो मैं इसको कलमा से बताऊंगा। कवायद जो शुरू होती है वो आपकी कलमा के जो किस्में हैं, कलमा और मुहम्मिल, तो उससे जो है शुरू होती है। तो देखिए कलमा क्या है, हमारे कलमा या लफ्ज़, हमारे मुंह से जो भी बात या आवाज़ निकलती है उसे हम कलमा कहते हैं। कलमे की 2 किस्में होती हैं, मुहम्मिल और कलमा। देखिए कलमा को लफ्ज़ भी कहते हैं। तो कभी आपसे ये सवाल पूछा जाए कि लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं, तो आपको बताना चाहूँगा इक़्साम ये जो है वो किस्म का यानी जमा है। कभी कभी ये भी सवाल में आ सकता है जमा वाहिद पे, तो किस्म का जमा इक़्साम होगा। आपको हिंदी में बताना चाहूँगा, किस्म को कहते हैं प्रकार और इक़्साम का मतलब हो जाता है प्रकारों। तो यहाँ पर लफ्ज़ यानी कि शब्द को 2 भेद हैं, एक तो है कलमा और दूसरा है मुहम्मिल। कलमा उसको कहते हैं जिसमें कोई बात कही गई है उसका अर्थ निकलता हो, तो उसको हम कलमा कहते हैं साधारण यानी आसान लफ्ज़ों में। और मुहम्मिल हम उसको कहते हैं जैसे जिसका कोई अर्थ ना निकलता हो, जैसे किताब व ताब। तो किताब और का अर्थ होता है एक बुक है, लेकिन ताब कुछ पता नहीं। तो इस तरीके से ये आपको बताया गया। तो आइए देखिए, हमारे मुंह से जो भी बात या आवाज़ निकलती है उसे कलमा कहते हैं या लफ्ज़ कहते हैं। इसकी 2 किस्में होती हैं। यहाँ पर आप लफ्ज़ के हिसाब से याद करिएगा, इसकी 2 किस्में होती हैं। मुहम्मिल वो अल्फाज जो बेमाने हों
मोमिल कहलाते हैं। जैसे पानी वानी में लफ्ज़ वानी का जो है उसको कोई माने निकल नहीं रहे हैं तो उसे मोहमिल कहेंगे। तो इसमें पानी वानी में वानी आपका मोहमिल हो जाएगा और पानी आपका कलमा हो जाएगा। दूसरा देखते हैं कलमा मौजू। वो अल्फाज जो बुआ माने हों कलमा मौजू कहलाते हैं। जैसे ऊपर की मिसाल में पानी। अब कलमा के अक़साम मोहमिल अल्फाज बेमाने होते हैं इसलिए उनका उर्दू कवायद से कोई ताल्लुक़ यानी कि कोई संबंध नहीं होता है। तो मोहमिल के बारे में आपसे कोई भी सवाल नहीं आएगा उर्दू कवायद से, सिर्फ लफ्ज़ की किस्में पूछी जाएंगी। तो आप कलमा और मोहमिल को जहन में रख सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपके पास सवाल आ जाता है कलमा की किस्में कितनी हैं, इक़साम लिखा है यहाँ पर देख रहे होंगे आप। तो यहाँ पर हम इक़साम की जगह किस्में का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कलमा के प्रकार कितने हैं, तो वो 5 प्रकार हैं। इस्म, ज़मीर, सिफ़्त, फ़ेल, हुर्फ़। ये आप ध्यान रखिएगा। सवाल आया हुआ है कलमा की कितने किस्में हैं, तो आप बताइएगा 5 किस्में हैं, यही पूछा जाएगा। बाकी ये नहीं पूछा जाएगा कौन कौन सी हैं, सिर्फ इतना ही पूछा जा रहा है बाकी इम्तहानातों में। तो ये 5 किस्में हैं जिसमें से हम आज आपको 4 किस्म के बारे में बताएंगे। क्योंकि अगर हम हुर्फ़ को शामिल कर लेते तो हुर्फ़ की 8 किस्में अलग से हमें बतानी पड़ती और उसको डिटेल में समझाना पड़ता, तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता। तो इसलिए मैं हुर्फ़ की अलग से वीडियो अपलोड कर देंगे क्योंकि ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन है आपका। तो आइए देखते हैं इस्म। तो सबसे पहले इस्म यानी कि संज्ञा मैं बताना चाहूँगा, आप अपना हिंदी में भी पढ़ते चलिएगा। संज्ञा, संज्ञा का क्या परिभाषा है आपको बताना याद दिलाने का, वह शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम हो उसको हम संज्ञा कहते हैं। इसका देखिए उर्दू ट्रांसलेट, वह लफ्ज़ जो किसी शख्स, जगह, चीज़ या कैफियत वगैरह का नाम हो। इन्होंने यहाँ पर कैफियत बढ़ा दिया है, जबकि जो बाकी किताबें हैं उनमें ये चीज़ नहीं दी जाती, तो आप इसको कैफियत को हटा देना। आप सिर्फ यही परिभाषा जो तारीफ़ है, क्योंकि एक सवाल में आपसे तारीफ़ भी पूछी गई है कि ये किसकी तारीफ़ है, यानी कि परिभाषा किसकी है, तो इस्म की। तो इस्म वह लफ्ज़ है जो किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम हो उसे इस्म कहते हैं। जैसे मोहन, घड़ी, कानपुर। तो मोहन क्या हो गया, एक व्यक्ति का नाम हो गया यानी कि शख्स का नाम हो गया। घड़ी एक वस्तु यानी कि चीज़ का नाम हो गया। और कानपुर एक शहर है यानी कि एक जगह का नाम है। तो ये तीनों आपके क्या होंगे, इस्म। अब कभी कभी आ जाता है कि इस्म की कितनी किस्में, तो इस्म की 5 किस्में हैं, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हम सिर्फ 2 के बारे में बताएंगे, बाकी इस्म की किस्में अगर आती हैं तो आप उनका जवाब 5 दीजिएगा। तो इसमें 2 किस्म होते हैं, उसको मैं बताना चाहूँगा, इस्म ख़ास, इस्म आम। तो इस्म ख़ास, ये इस्म आम, तो आपने उसमें जातिवाचक और व्यक्तिवाचक पढ़ा होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले इस्म ख़ास दे दिया गया यानी कि व्यक्तिवाचक, और इस्म आम यानी कि जातिवाचक। तो जैसे इस्म ख़ास मोहन है तो उसको हम इस्म ख़ास कहेंगे। डिटेल में ज़्यादा वीडियो हो जाएगा तो इसलिए मैं और शॉर्ट में करने की कोशिश करूँगा। तो हम आपको 4-5 एग्जांपल बताते हैं कि मतलब इस्म ख़ास कैसे आप पहचानेंगे। अगर किसी शहर का नाम दिया गया है, किसी जानवर का नाम दिया गया है, ठीक है, किसी जगह का नाम दिया गया है, किसी चीज़ का नाम दिया गया है, तो वो क्या हो जाएगा, इस्म ख़ास। इस्म आम, जैसे किसी ने कह दिया आदमी, तो ये क्या हो गया, ये व्यक्ति जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। नदियाँ, ये क्या हो गया, जातिवाचक हो गया। पर्वत, ये क्या हो गया, जातिवाचक हो गया। तो ये जातिवाचक। अगर ये कह दिया जाए गोमती नदी, तो क्या हो गया, व्यक्तिवाचक यानी कि इस्म ख़ास। या हिमालय पर्वत कह दिया तो आपका क्या हो गया, इस्म ख़ास। अगर पर्वत खाली आता है तो क्या होगा, इस्म आम होगा, यानी कि जातिवाचक संज्ञा और ख़ास।
एक आएगा इसम तादादी यानी कि संख्यावाचक, एक इसम मिक़दारी, वो क्या होगा, परिमाणवाचक। तो ये इसमें के प्रकार हैं उर्दू में। तो उसको आप तादाद यानी कि संख्या, मिक़दार यानी कि थोड़ा कम, तो इसको क्या कहेंगे, ये सब आपकी इसम है। लेकिन ये दो ख़ास इसम है। अगर ये पूछा जाए कि इसम ख़ास की कितनी किस्में हैं, इसम आम की कितनी किस्में हैं, तो आप ध्यान रखिएगा इसम ख़ास की 6 और इसम आम की भी 6 हैं। सिर्फ इसम की किस्में 5 हैं, बाकी इनकी दोनों की किस्में 6 हैं। अब बताते हैं अब आपको सिफत। देखिए, विशेषण, सिफत माने विशेषण, वो अल्फाज जो किसी खासियत यानी कि अच्छाई बुराई बयान करें सिफत कहलाते हैं। जिस इस्म की अच्छाई या बुराई बयान की जाती है उसे मौसूफ़ कहते हैं। सिफत हमेशा इस्म की हालत को महरूद कर देती है। मसलन बेकार लोग, जाहिल आदमी, शरीर लड़का। मतलब किसी की अच्छाई बुराई, काली मोटी पतली, ये आपने गुणात्मक देखा होगा, गुणात्मक की किस्में पढ़ी होंगी हैं, लंबा, तिकोना, इस तरीके से क्या हैं, ये जो है वो अच्छाई या बुराई है। खूबसूरत, गोरा, काला, तो ये सब क्या है, ये सब जो हैं वो अच्छाई या बुराई बयान कर रहे हैं। तो जो चीज़ अच्छाई बुराई बयान करती है उसको हम सिफत कहते हैं। इसकी भी देखिए, इस्म की तरह इसकी 5 किस्में होती हैं, यानी कि इसकी 5 किस्में। अब आइए देख लेते हैं कौन सी 5 किस्में हैं। सिफ्त ज़ाती या सिफ्त मुशब्बी, मतलब गुणवाचक, गुणवाचक, आप संज्ञा उसमें सिफत विशेषण पढ़ेंगे, गुणवाचक विशेषण, तो उसमें आपको मालूम हो जाएगा। काला, मोटा, गोरा, नीला, पीला, छोटा, तो ये क्या है, ये आपका एक जाति बता रहा है, गुण बता रहा है। निस्बती यानी कि जैसे मालिक हो जिसका, जैसे हामिद की गाय, क्या हो गया, गाय किसकी है, हामिद की। अरबी घोड़ा, मतलब अरब का घोड़ा है। रेगिस्तानी ऊँट, ये क्या है, ये उसकी मलकियत दिखा रहा है, कहाँ का रहने वाला है। अंग्रेज़ी लिबास, ऑस्ट्रेलियन जूते, ये सब क्या हैं, ये सब हैं निस्बती, यानी कि वहाँ की मलकियत बताते हैं। अब आइए देखिए तीसरी सिफत अददी यानी संख्यावाचक। इसमें क्या है, संख्यावाचक। 5 दर्जन केले, 12 संतरे, ये क्या हो गया, ये तादाद बता रहा है। 25 लड़के, ये सब क्या है, ये तादाद बता रहा, तो ये सिफत अददी है। अब आइए सिफत मिक़दारी, यानी कि थोड़ा दूध, कम भागा, कम दौड़ा, तो ये सब क्या है, ये कम, थोड़ा और ज़्यादा, ये सब चीज़ें क्या है, मिक़दार बताते हैं। थोड़ा दूध लाना, ज़रा एक गिलास अगर कह देंगे तो हो जाएगा अददी, लेकिन अगर थोड़ा दूध लाना तो हो जाएगा मिक़दारी। अब देखिए सिफत ज़मीरी या इशारी, इधर आओ, उधर जाओ, तो ये सब क्या है, इशारा किया जा रहा है। वो देखो, तो ये सब इशारे की तरफ आएगा, तो सिफत इशारी हो जाएगा। इसकी भी देखिए 5 है, तो याद रखिएगा इसम की किस्में कितनी हैं, 5, सिफत की किस्में कितनी हैं, 5। अब आइए देखते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा सिफत को कहते हैं क्या है, विशेषण, ज़मीर। अब देखिए ये आ गया ज़मीर यानी कि सर्वनाम, वो अल्फाज जो इसम के बजाय बोले जाते हैं ज़मीर कहलाते हैं, जैसे मैं, तुम, वो, हम वगैरह। ज़मीर से ये फ़ायदा होता है किसी नस्र में जो इसमा पहले गुज़र चुके हैं उन्हें दोहराना नहीं पड़ता, और ज़ुबान में अल्फाज के दौरान से जो बदनुमाई होती है वो पैदा नहीं होती है। मतलब कोई भी वाक्य हम बोलते हैं, मोहन घर जाता है, तो ये एक क्या हो गया, मोहन क्या हो गया, इसम हो गया। लेकिन अगर उसकी जगह लिखें वो घर जा रहा है, तुम घर जा रहे हो, मैं घर जा रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, हम घर जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये ज़मीर। यानी जब आपके नाम की जगह पर जिस चीज़ को इस्तेमाल किया जाता है, जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, उसको हम सर्वनाम कहते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको, हिंदी अगर पढ़ी है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से बता रहे हैं। तो ये इसलिए फ़ायदा होता है कि जैसे मोहन, कोमल, सबिता, ये सब जा रहे थे, वहाँ पर कह दिया मोहन के साथ सबिता, इस तरीके से उसको बनाने के लिए। वो तुम आए नहीं, ये
उसकी नाम की जगह हम इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं ज़मीर। अब देखिए ज़मीर की किस्में कितनी हैं। ज़मीर की किस्में 5 हैं। ज़मीर शख्सी, ज़मीर मौसला, ज़मीर इस्तिफ़हामिया और ज़मीर इशारा और ज़मीर तनक़ीरी। तो इसमें जो पूछा जाएगा वो आपके सिर्फ़ किस्में ही पूछी जाएंगी। इसको डिटेल में बताने के लिए आपके सामने हमें जुमलों को भी बताना होगा, तो वो इतना इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। अगर आप लोग चाहेंगे तो हम अगले वीडियो में फिर इस पर अलग अलग सभी पर जो है समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि इतना ही पूछा जाएगा, तो उसी हिसाब से हमने ये मुख्तसर सा वीडियो बनाया है। तो आगे देखते हैं अगला फ़ेल। ये देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्रिया, उसमें कारक हैं, इसमें क्रिया भी है। तो हिंदी में भी इम्पॉर्टेंट है क्रिया, कारक, विशेषण। क्रिया विशेषण अपने में उर्दू में क्रिया विशेषण नहीं होता, क्रिया अलग होती, विशेषण अलग होता है, और सर्वनाम अलग होता, संज्ञा अलग होता है। लेकिन ये फ़ेल जो है क्रिया की बात, इसमें कुछ चीज़ें हैं जिन पर कभी कभी पूछ सकते हैं कि कौन सा है फ़ेल लाजिम है, फ़ेल मुतअद्दी है, फ़ेल नाकिस है, तो इसको बताना ज़रूरी समझता हूँ। तो फ़ेल यानी कि वो कलमा जिससे किसी काम के करने या होने का पता चलता है, फ़ेल कहलाता है। यानी कि वो संज्ञा जिससे किसी के करने या ना करने के बारे में पता चलता है, उसको हम क्रिया कहते हैं। जैसे रेल चली, क्या चला? रेल चली है। उसने ख़त लिखा, क्या लिखा? ख़त लिखा है। तो ये क्या है? जो कार्य किया गया है, किया गया, किया, क्रिया, यानी कि जो किया गया है उसको हम क्रिया कहते हैं। अब इसकी 3 किस्में हैं, सिर्फ फ़ेल की 3 हैं, बाकी सबकी आपको 5 है। इस्म आम की और इस्म ख़ास की 6 हैं। इस्म आम को पूछा भी गया है, ख़ास को भी पूछा गया है अदर स्टेट के एग्ज़ाम में। तो फ़ेल लाजिम, फ़ेल मुतअद्दी, फ़ेल नाक़िस, इसको आइए समझते हैं। फ़ेल लाजिम वो फ़ेल है जिसमें काम का असर सिर्फ फ़ाइल तक रहे। समझ रहे हो? अब आपको बताना चाहूँगा वो फ़ेल, वो क्रिया जिसका काम का असर सिर्फ फ़ाइल। अब आपको अगर समझ में नहीं आता फ़ाइल किसे कहते हैं, तो फ़ाइल को मैं बताना चाहूँ, यानी कि फ़ाइल कहते हैं कर्ता को। जब किसी चीज़ का असर, क्रिया का असर कर्ता तक ही रहता है तो उसे हम फ़ेल लाजिम कहते हैं। जैसे हामिद आया, कौन आया है? हामिद। हामिद क्या है? कर्ता। आया क्या है? क्रिया। खालिद भागा, खालिद क्या है? कर्ता यानी कि फ़ाइल, और क्रिया क्या है? भागा। तो फ़ेल लाजिम में 2 शब्द, जिसका प्रभाव सिर्फ कर्ता पर पड़ता है उसे ही हम फ़ेल लाजिम कहते हैं। या समझ लीजिए अकर्मक क्रिया, इसको क्या कहते हैं? अकर्मक। जैसे वह पढ़ता है, आपको इस तरीके से समझाने की कोशिश करूँ। अकर्मक क्रिया अगर आपने पढ़ी होगी तो उसमें क्रिया का फल सिर्फ कर्ता पर पड़ता है, उसमें कर्म नहीं होता अकर्मक में। तो फ़ेल लाजिम को क्या कहेंगे? अकर्मक क्रिया कहेंगे। वो एक होता है उसमें, इसमें 3 है, उसमें अकर्मक सकर्मक होता है, यहाँ पर 3 है। तो उसको भी ध्यान, क्रिया के कितने भेद हैं? उसमें 2, और यहाँ पर कितने भेद हैं? 3। तो आइए देखते हैं फ़ेल मुतअद्दी यानी कि सकर्मक क्रिया, जिस फ़ेल का असर फ़ाइल से गुज़रकर मफ़ऊल तक पहुँचे। अब आप यहाँ पर समझ रहे होंगे कि मफ़ऊल क्या है, तो आपको मैं आसानी से बताना चाहूँगा। फ़ेल क्रिया, फ़ाइल कर्ता और मफ़ऊल कर्म। जैसे हामिद ने ख़त लिखा, अहमद ने ख़त लिखा। अहमद क्या है? फ़ाइल। ख़त क्या है? मफ़ऊल। लिखा क्या है? फ़ेल। तो इसमें देखिए तीनों चीज़ें आ गई। अहमद ने ख़त लिखा, तो क्या हो जाएगा? फ़ेल मुतअद्दी। यहाँ ख़त जिस पर लिखने का फ़ेल वाक़ हुआ, मफ़ऊल कहते हैं, यानी कि कर्म कहते हैं। तो वह संज्ञा जिस पर, जिसका असर कर्म पर भी पड़ता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। ये इसमें तीसरा पॉइंट है, फ़ेल नाकिस। फ़ेल नाकिस वह फ़ेल है जो किसी पर असर न डाले बल्कि किसी असर को साबित करे। मतलब फ़ेल नाकिस वह क्रिया है जो किसी पर प्रभाव तो नहीं डालता है, लेकिन किसी प्रभाव को, वो पड़ते हुए प्रभाव को साबित करता है। जैसे अहमद बीमार है, क्या लग रहा है इसमें? उसकी खबर मिल रही है, मालूम चल रहा है कि वो बीमार है।
इस जुमला में न कोई फ़ाइल है न मफ़ूल, क्योंकि ना तो कोई काम करने वाला है और ना किसी पर काम वाक़िल हुआ है। जैसे अहमद आया तो वो तो उसने आया है, यहाँ पर क्या है, अहमद बीमार है, काम नहीं कर रहा, एक बीमार, एक खबर मिली है। तो जहाँ पर हमें कोई खबर मिलती है उसको हम फ़ेल नाक़िस कहते हैं। और ना ही यहाँ पर कोई काम है वाक़ हुआ है, बल्कि फ़ेल है। बीमारी के असर को अहमद पर साबित किया, मतलब वो जो बीमार है उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, हामिद पर, क्योंकि कौन बीमार है, हामिद बीमार है, तो प्रभाव पड़ गया। तो इस लिहाज से इसमें इस्म अहमद है और बीमार उसकी खबर है। तो उम्मीद करता हूँ कि उर्दू कवायद का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको कहीं से पर भी दिक्कत हो रही है समझने में तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं अभी लाइव वीडियो बनाकर आपको नहीं समझा सकता हूँ बोर्ड के ज़रिए, तो इसी तरीके से समझा पा रहा हूँ। फिर भी कोशिश करूँगा, अगर कोई जहन में अगर आपके बात नहीं आ रही है तो कोशिश करूँगा आपको समझाने की। लेकिन हाँ, जब भी आप उर्दू पढ़ें तो उसके साथ हिंदी को जोड़कर ज़रूर पढ़ें, यहाँ तक कि आप उसको लिख लें। जैसे मैंने बताया इसम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, इसमें हम को क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, इसम खास को क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, इसम तादादी को क्या कहते हैं, संख्यावाचक कहते हैं, इसम मिक़दारी को क्या कहते हैं, परिमाणवाचक कहते हैं। एक उसमें रह गया, थोड़ा कन्फ्यूजन की वजह से मैं नहीं बता पा रहा हूँ, तो आगे मैं उसको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसकी एक किस्म बच रही है जिसको हम समूहवाचक कहते हैं, तो उसका उर्दू में इसमें जमा एक किस्म आती है। 5 किस्म हो गई आपकी इसम की। इसमें जमा यानी कि जहाँ पर बहुत से लोगों की बात की जाती है। यही होता है, जहन में कभी कभी नहीं ध्यान रहता है। तो ये था हमारा आज का उर्दू कवायद पर वीडियो। कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा और अपने नए साथियों को हमारे इस चैनल से ज़रूर जोड़िएगा। और यही नहीं, यूपी टेट सेटेट की नहीं, अगर आप उर्दू सब्जेक्ट पर भी कोई तैयारी कर रहे हैं तो उसके भी वीडियो यहाँ पर अपलोड किए जा रहे हैं। अभी इस चैनल की शुरुआत है, इंशाल्लाह अगर आप लोग जुड़ते रहे तो इसको बुलंदी पर पहुँचाया जाएगा और सभी मौजू पर यहाँ पर बात की जाएगी। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।